हेलो बच्चों, मैं हूं आपको गोलू सर। जैसे कि आपको पता है कि पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको 1 नंबर वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और 2 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बता दिया है। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूं वो 3 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन लेके आया हूं। तो इस एक वीडियो से आपको पूरा मिलने वाला है 12 नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का शुरुआत। तो मिला है हमारा पहला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि 2n धन 3 पूरे का वर्ग ऋण 2n ऋण 3 पूरे का वर्ग का एक गुणनखंड 8 है। तो हमको प्रश्न में बोला गया है, पहला महत्वपूर्ण प्रश्न जिसमें हमको मिला है 2n धन 3 पूरे का वर्ग ऋण 2n ऋण 3 पूरे का वर्ग का गुणनखंड 8 है। ये हमको करना है सिद्ध, मतलब सिद्धे में हमको मिला है इसका गुणनखंड 8 है। तो चलिए हमको ये बताना है कि इसका गुणनखंड क्या है, 8। तो इस तरीके से हमारा शुरुआत होता है। तो हम लेके चलते हैं इन सीधा प्रश्न को। प्रश्न में हमको मिला है 2n धन 3 पूरे का वर्ग ऋण 2n ऋण 3 पूरे का वर्ग। तो यहाँ पर आपको कई तरीके से आप इसको बना सकते हो। एक तो a धन भी पूरे का वर्ग वाला फार्मूला लगा के और a ऋण भी पूरे का वर्ग वाला फार्मूला लगा के, या तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग वाला फार्मूला लगा के। तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग वाला फार्मूला जो है बहुत ज़्यादा इजी है, तो आप इसी वाला फार्मूला से लगाएंगे। तो a का वर्ग मतलब a की जगह टोटल मिलेगा 2n धन 3 और b की जगह मिलेगा 2n ऋण 3। तो a का वर्ग मतलब 2a का वर्ग माइनस b का वर्ग। आप समझिएगा, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। इसका सूत्र क्या होता है भाई? इसका सूत्र होता है a धन b और a ऋण b, ये होता है इसका सूत्र। तो चलिए हम इसका सूत्र लगा देते हैं। a की जगह में 2n धन 3 मतलब a धन b मतलब 2n धन 3 धन b की जगह हमको क्या मिला है 2n ऋण 3, ये हो गया हमारा a धन b। अब हम निकालेंगे a ऋण b। a के जगह में फिर से हम रख देंगे 2n धन 3 ऋण लगा रहे हैं मतलब अगला को लिखना पड़ेगा हमको कोष्टक में। तो ऋण 2n ऋण 3, ये है हमारा b का मान। तो 2n ऋण 3। अब इस तरीके से हमको मिल गया मान। अब हम देखते हैं 3 यहाँ पर माइनस है, 3 यहाँ पर प्लस है, दोनों प्लस माइनस होने के कारण कट गया। 2n और 2n मिला के हो जाएगा 4n। अब अगला क्वेश्चन में हम देखते हैं, तो इसमें बाहर में लगा है माइनस मतलब अंदर के चिन्ह बदलने वाला है। तो चलिए अंदर के चिन्ह को बदल कर लिख देते हैं 2n धन 3 ऋण 2n, क्योंकि a माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस का गुणा माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर बचा हमारे पास 3। तो 2n माइनस है 2n प्लस है, तो ये भी प्लस माइनस होने के कारण कट गया। 3 और 3 मिला के हो जाएगा 6। तो ये मिला हमारे पास 4n गुणा में मिला है 6। तो इसको जब हम गुणा करेंगे तो 6 चौक 24n और 24 से हम 8 बाहर निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं। तो चलिए ये हमारे पास 8 हमने बाहर निकाला, तो यहाँ पर बचा हमारे पास 3n। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर 3n, अब n का मान कुछ भी हो उसमें हमने क्या प्राप्त कर लिया है 8, मतलब इस संख्या का एक गुणनखंड कौन होगा 8 होगा ही होगा। तो ये हमने कर दिया सिद्ध। तो इस तरीके से हम ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन बना सकते हैं। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, जिसमें हमको मिला है एक बेलन का व्यास 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। हमको निकालना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, और बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र आपको याद होना चाहिए भाई, क्या होता है चलिए सोच कर बताइए। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, याद आया? सही बोले, क्या होता है 2 पाई r h प्लस r, मतलब हमको त्रिज्या चाहिए और चाहिए ऊंचाई। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमको क्या क्या मिला है? एक तो मिला है बेलन का व्यास। बेलन का व्यास हमको मिला है 12 सेंटीमीटर। लेकिन याद रखिएगा व्यास हमारा काम होने वाला नहीं है, हम क्या प्राप्त करते हैं यहीं से त्रिज्या का मान होता है व्यास का आधा। तो ये हो जाएगा व्यास का आधा मतलब बटा में हो जाएगा 2। तो व्यास मिला है 12 बटा में 2, और 12 का आधा कितना होता है 6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने प्राप्त कर लिया त्रिज्या। और हमको मिला है ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। तो ऊंचाई हमको दिया है, ऊंचाई को हम दर्शाते हैं किससे, h से। ऊंचाई मिला है हमको 14 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो चलिए आ जाते हैं हम बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है, ये हमको ज्ञात करना है। एक बार आप क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो हम लगा देते हैं बेलन के संपूर्ण पृष्ठ सूत्र, जो होता है 2 पाई r
एच प्लस आर, ये होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। तो चलिए जिसका जिसका मान आपको पता है सबका मान रख दीजिए। ये हमारे पास 2, पाई का मान होता है क्या, देखिए तो पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान हमने क्या प्राप्त किया है, 6 प्राप्त किया है। तो आर का मान हमने रख दिया 6 और एच का मान हमने प्राप्त किया देखिए 14 धन फिर से आर मिल गया, तो आर का मान हमने प्राप्त किया है 6। तो इस तरीके से हमने मान रख दिया। अब हम देखते हैं 2 गुणा 22/7 गुणा आर का मान हमने प्राप्त किया है 6 और गुणा में 14 और 6 मिला के हो जाएगा 20। तो इस तरीके से अब हम ऊपर के जितने भी संख्या है सबको गुणा कर देंगे। एक काम करिएगा, आप पाई का मान मत रखिएगा, पाई का मान नहीं रखेंगे मतलब पाई को 22/7 के रूप में मत लिखिएगा। तो जब इसको हम 22/7 के रूप में नहीं लिखेंगे तो हमारा आंसर एकदम आसानी से मिल गया। कैसे, देखिए ये हमने सिर्फ रख दिया पाई, ये हमने रख दिया सिर्फ पाई। अब पाई का मान रख दिए तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 मतलब 240 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरीके से पाई का मान जब हम नहीं रखेंगे तो हमारा आंसर क्या आया, 240 पाई वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन यदि आप पाई का मान 22/7 रख के बनाते हैं तो इसको हम गुना करेंगे 22 से, फिर जो मान आएगा उसको किसी गुना भाग करना पड़ेगा 7 से। तो आप यदि पाई का मान नहीं रखते हैं तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो वो हमको मिला है, अगला क्वेश्चन हमको मिला है, क्या मिला है देखते हैं। ये मिला हमको ए और सी का मध्य अनुपात बी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए का वर्ग धन बी का वर्ग बटा ए बी बराबर ए धन सी बटा बी। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमको मिला है ए व सी का मध्यानुपाती ये हमको मिला है बी हो, तो हमको सिद्ध करना है। सिद्धे में हमको मिला है ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग बटा ए बी बराबर ए प्लस सी बटा में मिला है हमको बी। अब हमको जो क्वेश्चन दिया है वहां से कुछ प्राप्त कर लेते हैं। ए व सी का मध्यानुपाती क्या है, बी है। मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, चूंकि ए अनुपात बी अनुपात सी, क्योंकि ए और सी का मध्यानुपाती कौन है, बी है। तो इसमें पदों की संख्या कितना हो गया 3 और हमको चाहिए कितना होता है 4। क्या करते हैं, बीच के पद को 2 बार लिखते हैं। तो चलिए 2 बार लिख दीजिए, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। तो इस तरीके से हम लिखेंगे। तो अनुपात का मतलब बटा, समानुपात का मतलब बराबर। तो चलिए ए बटा बी बराबर बी बटा सी। तो अब हम इसको 3 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी गुणा बी, बी का वर्ग बराबर ए गुणा सी करेंगे तो हो जाएगा ए सी। और इसको दे दीजिएगा समीकरण नंबर 1। मतलब बी का वर्ग का मान हमने क्या प्राप्त कर लिया, ए सी। अब हम ए सी जब प्राप्त किए तो हमको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हमको करना है सिद्ध। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके हम राइट हैंड साइड लेके आएंगे। तो चलिए ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया जिसमें हमको मिला है ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग बटा ए बी। तो इस तरीके से हमको ए का मान मिला है क्या, नहीं, हमको मान किसका मिला है, बी के वर्ग का। तो ए के वर्ग को हम जो तो लिख दिए, प्लस बी का वर्ग का मान हमने लिखा है ए सी और बटा में मिल गया हमको ए बी। तो चलिए अब क्या कर सकते हैं, हम दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, ए कॉमन दिखाई दे रहा है। तो ए कॉमन का मतलब समझते हो ना, कॉमन का मतलब जो दोनों में उपस्थित होता है। तो यहाँ पर भी ए है और ए के वर्ग में 2 बार ए है, तो एक बार ए निकला और एक बार का ए बचा है। प्लस यहाँ पे से जब ए निकला तो क्या बचा है हमारे पास सी और बटा में हमको मिला है ए बी। तो हम देख रहे हैं कि ऊपर और नीचे में ए और ए है, तो ए और ए कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर ए प्लस सी और बटा में बचा हमारे पास बी। देखिए कुछ मिला क्या, ये तो हमारा राइट हैंड साइड है। तो यही हमारा राइट हैंड साइड है और ये हमने कर दिया सिद्ध। तो इस तरीके से 3 नंबर वाला क्वेश्चन। अगला वाला देखते हैं अब हम। तो अगला वाला क्वेश्चन मिला है, निम्न सारणी को हल कीजिए। तो अगला एक सारणी के रूप में मिला है जिसको हमको हल करना है, मतलब x और y का मान निकालना है। और सारणी मिला है तो उसमें या तो विलोपन विधि लगना है या तो प्रतिस्थापन विधि लगना है। तो चलिए सारणी देख लेते हैं क्या क्या मिला है हमको। सारणी मिला है क्वेश्चन नंबर 4 समीकरण, हमको मिला है समीकरण। समीकरण में हमको पहला वाला समीकरण मिला है 4x ऋण 5y बराबर 4x ऋण 5y बराबर, ये मिला है हमको 20। और अगला समीकरण हमको मिला है 3x धन 5y बराबर 15।
3x धन 5y बराबर मिल रहा है हमको 15, और इसको हमको करना है हल। तो आप एक काम करिएगा, जो पहला वाला समीकरण है इसको करना है हल, को हल करें। तो पहला वाला समीकरण को समीकरण नंबर 1 और इसको दे दीजिएगा समीकरण नंबर 2। तो हम देखते हैं 4x ऋण 5y बराबर 20, इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 1, और 3x धन 5y बराबर 15, इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 2। तो इसमें आप विलोपन या प्रतिस्थापन विधि लगा सकते हो, दोनों में से एक तो लगा सकते हैं। तो आपको कौन सा विधि लगाने पर सरल मिलेगा? ए मिलेगा आपको। देखिए यहाँ पर 5y माइनस है, यहाँ पर 5y प्लस है, तो आप क्या करना, इन दोनों को जोड़ देना, क्योंकि इन दोनों का चिन्ह असमान है। तो ये दोनों के दोनों कट जाएगा, जिससे हमको किसका मान मिल जाएगा? x का मान मिल जाएगा। तो चलिए वही प्रोसेस हम करते हैं। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों को जोड़ देते हैं। तो लेफ्ट में जुड़ेगा लेफ्ट और राइट में जुड़ेगा राइट। तो चलिए 4x ऋण 5y धन, लेफ्ट में जुड़ेगा लेफ्ट मतलब इसके साथ कौन जुड़ेगा? 3x धन 5y जुड़ने वाला है, बराबर में यहाँ पर कहा गया 20 धन, यहाँ पर कहा गया हमारे पास 15। तो 5y प्लस माइनस होने के कारण कट गया, और 4x और 3x को हम जोड़ेंगे तो चूंकि दोनों का चिन्ह प्लस है ना, तो दोनों के दोनों क्या होगा? जुड़ेगा। तो 4x और 3x मिला के 7x बराबर मिल जाएगा हमको 35। कितना मिल गया? 35। अब x का मान हमको निकालना है ना, तो x का मान निकालने के लिए 7 गुना से क्या करेगा? भाग करेगा। तो हम x का मान निकालने के लिए करेंगे 35 के बटा में 7, तो 7 एकम 7 और 7 पंचे 35। तो x का मान कितना निकल गया हमारे पास? 5 निकल गया। तो x का मान 5 आया। अभी भाई हमारा आंसर नहीं आया है, अभी तो हमको y का मान निकालना है ना। तो हम क्या करेंगे, x का मान या तो समीकरण नंबर 1 में रख देंगे या तो समीकरण नंबर 2 में। तो हम रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। तो चलिए x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 में जब हम x का मान रखेंगे तो क्या होगा? देखिए तो 3x, x के लिए क्या रखना है हमको? 5, तो ये हो गया 3, और x के लिए हमने रख दिया 5 धन 5y, तो ये हो गया 5y, और बराबर में हो जाएगा हमारे पास 15। तो चलिए कुछ मिला क्या? 5 दिया 15, 5 दिया 15 प्लस रहेगा, और ये इधर आके हो जाएगा माइनस। तो इधर हमारे पास बचेगा 5y बराबर 15 ऋण 15, और 15 में 15 घटेगा तो क्या आता है? 0 आता है। तो जिससे हमको y का मान प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? 5 अब इधर कर रहा है गुणा, और उधर जाके करेगा भाग, तो ये हो जाएगा बटा में 5। तो y का मान क्या निकल गया? 0 निकल गया। तो इस तरीके से x का मान प्राप्त हुआ 5 और y का मान प्राप्त हो गया हमारे पास 0। तो यही दोनों हमारा रह जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आपको आज का मैं 3 नंबर वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाकर उनको बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्प करें। थैंक यू।